हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक डरावना सच है। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप सिर्फ कहानी को सुन रहे हो लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मुझे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके प्यार से ही मुझे नई कहानी लिखने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकॉन है उसे दबा दे ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको यदि हमारी कहानी पसंद आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और अपनी कहानी भी हमें भेज सकती हो। चलिए अब आते हैं हमारी कहानी पर। कहानी का नाम है यक्षिणी। यक्षिणी का नाम सुनते ही मन में एक मोहक दिव्य स्त्री की छवि उभरती है। अप्सराओं जैसी सुंदरता जो किसी को भी मोहित कर सकती है। लेकिन ये सिर्फ बाहरी आभास है, सत्य इससे बिल्कुल भिन्न और भयावह है। यक्षिणी केवल सुंदर नहीं होती बल्कि वो अत्यंत क्रूर और घातक भी होती है। उसके सम्मोहन में फंसने वाला व्यक्ति एक भयानक अंत की ओर बढ़ता है। यक्षिणियों का अस्तित्व महाभारत से भी पुराना माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में 36 प्रकार की यक्षिणियों का वर्णन किया गया है, जिनमें से हर एक की अपनी अलग विशेषता और प्रकृति होती है। उनमें सबसे रहस्यमयी और प्रबल मानी जाती है कामेश्वरी यक्षिणी। कामेश्वरी यक्षिणी दिखने में सबसे सुंदर होती है। कामेश्वरी यक्षिणी सिर्फ एक कल्पना नहीं है बल्कि वो सदियों से इस धरती पर विचरण कर रही है। उसकी कथा अभी समाप्त नहीं हुई बल्कि ये तो केवल शुरुआत है। अजय अपनी बाइक पर सवार होकर गांव की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर अंधेरा घना हो चुका था और सड़क के दोनों ओर फैला जंगल रहस्यमयी सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक आसमान में काले बादल घिराए और हल्की हल्की हवाएं तेज होकर आंधी का रूप लेने लगी। पेड़ डरावनी सरसराहट के साथ हिल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें झकझोर कर रख दिया हो। तभी उसकी जेब में रखा मोबाइल बज उठा। उसने झुरलाते हुए फोन निकाला और देखा पत्नी का कॉल था। हाँ बोलो, अजय ने तेज आवाज में कहा ताकि बाइक की आवाज में उसकी बात सुनाई दे। अजय, कब तक आ रहे हो? कितनी रात हो गई है? अजय कहता है, अरे आ रहा हूं यार, शॉर्टकट लिया है, जंगल वाले रास्ते से आ रहा हूं, उससे जल्दी गांव आ जाऊंगा। अजय, तुम इस वक्त जंगल से क्यों जा रहे हो? उसकी पत्नी ने घबराई हुई आवाज में पूछा। और कहां से जाओ? यही रास्ता है, अजय ने लापरवाही से जवाब दिया। तुम जानते हो न कि वहां उसका खतरा है? पत्नी की आवाज और भी डरी हुई लग रही थी। अजय हंस पड़ा। ओह, फिर से वही बकवास। गांव की औरतों की कहानियों पर मत जाया करो। अजय, मैं मजाक नहीं कर रही। उसकी पत्नी लगभग चीख पड़ी। रात को वो यक्षिणी निकलती है। वो राहगीरों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपनी हवस मिटाती है और फिर उन्हें मार डालती है। प्लीज तुम वहां से जल्दी निकलो। अजय को गुस्सा आ गया। बस करो, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो इन दकियानूसी बातों में आ जाऊं। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? क्या तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं? उसकी पत्नी ने चिढ़कर कहा। अजय ने झल्लाकर फोन काट दिया। तभी अचानक बिजली कड़की और झमाझम बारिश शुरू हो गई। सड़क फिसलन भरी हो गई थी और अजय ने बाइक की स्पीड धीमी कर दी। कुछ देर बाद वो एक पुराने लकड़ी के पुल के पास पहुंचा। यहां से गांव ज्यादा दूर नहीं था। अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज एकदम मीठी, मधुर, मोहक थी। ओ सुनिए बाबू। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज किसी जानी पहचानी स्त्री की नहीं थी बल्कि उसमें कोई रहस्यमयी आकर्षण था। वो अनायास ही बाइक रोककर पीछे मुड़ गया।
सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी चमक थी। बारिश में भीगे उसके घने लहराते बाल उसके चेहरे से चिपक गए थे और उसकी काया पर भीगी साड़ी लिपटी हुई थी, जिससे उसका सौंदर्य और निखर आया था। उसके चारों ओर मोगरे के इत्र की तीव्र महक फैली हुई थी। अजय कुछ क्षणों के लिए हक्का बक्का रह गया। उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। आप कौन हैं? अजय ने हकलाते हुए पूछा। युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पास के गांव की रहने वाली हूं। बस इस नदी से मछली पकड़कर अपना गुजारा करती हूं। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। अजय उस स्त्री की सुंदरता में पूरी तरह खो चुका था। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसकी कोमल आवाज, सब कुछ किसी स्वप्नलोक जैसा प्रतीत हो रहा था। बारिश की ठंडी बूंदें गिर रही थी, लेकिन अजय को अब ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। मोगरे की तेज महक ने उसके मन और चेतना को किसी सम्मोहन में जकड़ लिया था। अजय ने मुस्कुराते हुए पूछा, यहां बारिश में यहां क्या कर रही हो? स्त्री ने आंखें झुका ली, फिर धीरे से सिर उठाया और कोमल स्वर में बोली, घर जा रही थी, लेकिन बारिश में भीग गई। अकेले जाने में डर लग रहा था। अगर आप मुझे छोड़ देते तो। अजय को लगा जैसे उसकी रूह तक को ये आवाज छू गई हो। बैठो, मैं छोड़ देता हूं। युवती हल्की मुस्कान के साथ पीछे बैठ गई। जैसे ही उसने अजय के कंधे पर हाथ रखा, अजय को लगा जैसे एक हल्की ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई हो। लेकिन वो इस अजीब एहसास को नजरअंदाज कर आगे बढ़ता गया। रास्ते में दोनों के बीच हौले हौले बातें होने लगी। क्या तुम शादीशुदा हो? युवती ने मधुर स्वर में पूछा। अजय ने मुस्कुराकर कहा, हां, लेकिन मेरी पत्नी बहुत ज्यादा चिंता करती है, बेवजह डरती रहती है। युवती हल्का हंसी। डर तो अच्छा होता है, कुछ लोगों को बचा भी सकता है। अजय उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाया, लेकिन उस वक्त उसे इस बात से ज्यादा उसकी कर्णप्रिय हंसी पर ध्यान देने का मन था। बाइक तेज रफ्तार में चल रही थी और अजय को ये यात्रा अब तक की सबसे रोमांचक लग रही थी। युवती का स्पर्श, उसकी आवाज, उसकी बातें, सब कुछ एक अलग ही दुनिया में खींच रहे थे। कुछ ही देर में वे युवती के बताए स्थान पर पहुंच गए। युवती का घर गांव के किनारे नदी के पास था। यह घर थोड़ा पुराना था, लेकिन ठीक ठाक स्थिति में बना हुआ कच्चा मकान था। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वहां कोई रहता ही न हो। युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए, अंदर आइए ना। बारिश में भीग गए हैं, कुछ गर्म चाय पी लीजिए। अजय कुछ संकोच में था, लेकिन युवती की आंखों की चमक और मुस्कान के आकर्षण को नकारना उसके लिए संभव नहीं था। वो अंदर चला गया। कमरे के अंदर हल्की लालटेन जल रही थी, जिससे कमरे में एक मध्यम पीली रोशनी थी। दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे, जिनमें कुछ आकृतियां ऐसी थी जो किसी पुराने समय के तांत्रिक अनुष्ठानों की याद दिला रही थी। लेकिन अजय को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। युवती ने एक छोटी सी कटोरी में शहद लाकर उसके होठों पर लगा दिया। इसका स्वाद चखिए, बहुत मीठा है। वो मुस्कुराई। अजय ने जैसे ही स्वाद लिया, उसे एक अजीब सा नशा महसूस होने लगा। अजय उसकी खूबसूरती में मदहोश होता जा रहा था। वो उसकी बाहों में सिमटता जा रहा था। कुछ ही पलों में दोनों एक दूसरे में खो गए। युवती का स्पर्श ठंडा था, लेकिन अजय के अंदर एक अजीब सी आग भड़क उठी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी और युवती के लहराते बालों की खुशबू उसके होश उड़ा रही थी। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, अजय ने महसूस किया कि युवती का शरीर ठंडा से ठंडा होता जा रहा है। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया।
युवती का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, चेहरा विकृत हो गया था और उसके होठों पर एक भयावह हंसी थी। उसकी उंगलियां बढ़ने लगी और नाखून लंबे, तेज और नुकीले हो गए। अजय के मुंह से एक चीख निकलने ही वाली थी कि युवती ने अपनी लोहे जैसी पकड़ से उसका गला दबा दिया। अजय ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो युवती कहती है, मैं यक्षिणी तेरी मौत, अब तुम भी मेरा हिस्सा बनोगे। उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अब पहले जैसी मधुर नहीं, बल्कि खौफनाक और भयानक थी। अजय ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो रही थी। युवती ने अपनी तेज नाखूनों से उसका सीना चीर दिया और उसके दिल को निकालकर अपने खूनी हाथों से खाने लगी। कमरे में बस अजय की अधूरी चीख गूंज कर रह गई। सूरज की पहली किरणों के साथ ही गांव में अफवाह फैल गई कि नदी के किनारे एक शव पड़ा है। कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे और जैसे ही उन्होंने वो दृश्य देखा, उनकी रूह कांप गई। अजय का शरीर वहां पड़ा था, उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें जीवन की जगह एक स्थायी भय जमी हुई थी। सीना फटा हुआ था और दिल गायब था। गांव में सनसनी फैल गई। कुछ बुजुर्गों ने सिर हिलाकर कहा, हमने पहले ही कहा था, वो किसी को नहीं छोड़ती। एक न एक दिन वो हम सबको मार डालेगी। गांव के आसपास के जंगल और नदी में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई राहगीर या शिकारी गायब हो जाता और अगली सुबह नदी के किनारे उसकी फटी हुई लाश मिलती, दिल निकाल लिया जाता, चेहरा भयावह चीख में जमे रह जाता। गांव वाले दहशत में थे। रात होते ही लोग घरों में दुबक जाते, बच्चे सिसकते, माएं उन्हें थपकियां देकर चुप कराती, लेकिन उनके खुद के दिलों में भी अनजाने भय की लहरें हिलोरे मारती। गांव के बुजुर्ग मंदिर में इकट्ठा होते और भगवान से विनती करते कि इस राक्षसी यक्षिणी से उनकी रक्षा हो, लेकिन वे जानते थे कि ये इतना आसान नहीं था। उसी गांव के पास एक वीरान स्थान पर एक तांत्रिक रहता था, जिसका नाम था कपाला। कपाला कोई साधारण तांत्रिक नहीं था, वो काले सिद्धियों का ज्ञाता था, जिसने कई आत्माओं को अपने वश में किया था। उसका कद लंबा, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें अंदर धंसी हुई और उसकी जटाएं घुटनों तक लटकी हुई थी। वो हमेशा काले वस्त्र पहने रहता, गले में नरमुंडों की माला और हाथ में एक चमड़े का कटा हुआ थैला, जिसमें वह राख और हड्डियों का चूर्ण रखता था। उसका शरीर दुबला-पतला होने के बावजूद उसकी आंखों में एक विचित्र शक्ति झलकती थी। लोग कहते थे कि वो शमशान में बैठकर चिताओं की राख अपने शरीर पर मलता है और मरे हुए लोगों की आत्माओं को बुलाकर उनसे बातें करता है। जब गांव में यक्षिणी के आतंक की खबर फैली, तो कपाला को एक ही विचार आया, मुझे उसे वश में करना होगा। अगर वो मेरे वश में हो गई तो मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। कपाला जानता था कि ये यक्षिणी कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वो अप्सरा से भी सुंदर, लेकिन शमशान की काली शक्तियों से भी अधिक खौफनाक थी। वो आधी रात को अपने स्थान से उठा। उसने अपने आसन के पास जल रहे काले दीपक को उठाया और धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाने लगा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी गहरी कि आसपास की हवा कंपन करने लगी। हरी क्ली यक्षिणी स्वाहा, अगर मैं उसे वश में कर लूं तो उसकी शक्ति मेरी हो जाएगी। वो खुद से बुदबुदाया, लेकिन कपाला ये भी जानता था कि ये आसान नहीं था। कपाला ने अपनी सिद्धियों का सहारा लिया और एक रात जंगल में पहुंच गया। आसमान में घने काले बादल थे और हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। वो नदी के किनारे जा पहुंचा, जहां कई मौतें हुई थी। उसने देखा कि वहां जमीन पर सूखी हुई खून के छींटे पड़े थे। कपाला ने चारों ओर देखा
और एक खौफनाक तेज कड़क आवाज में पुकारा, हे शक्ति की रानी, प्रेतों की साम्राज्ञी, अपने रूप में आओ। हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की टहनियां चरमराने लगी, जैसे किसी ने उन्हें जोर से झकझोर दिया हो। नदी की लहरें भयानक तरीके से उठने लगी और फिर उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। वो वही थी, मोहक, सुंदर और अविश्वसनीय रूप से आकर्षक। उसके भीगे हुए काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में गहरा सम्मोहन था, होठों पर हल्की हंसी और पूरे शरीर से मोगरे और चंदन की तीव्र सुगंध आ रही थी। तुम कौन हो जो मुझे पुकारने की हिम्मत कर रहा है? उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें किसी छुपे हुए खतरे की झलक थी। कपाला हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मैं तांत्रिक कपाला हूं। मैंने कई आत्माओं को अपने वश में किया है। मैं तुम्हें भी साधना चाहता हूं। तुम्हारी शक्ति को अपने अधीन करना चाहता हूं। यक्षिणी कुछ क्षणों तक उसे घूरती रही, फिर उसकी आंखों में हल्की चमक आई और वो धीरे से मुस्कुराई। तुम मुझे अपने वश में करोगे? उसकी हंसी अचानक तेज हो गई, इतनी तीव्र कि जंगल की सारी आवाजें दब गई। कपाला की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तुम्हारी सिद्धियां तुम्हें बहुत शक्तिशाली बनाती हैं, तांत्रिक, यक्षिणी ने आगे बढ़ते हुए कहा। लेकिन तांत्रिक, तूने मुझे बुलाकर अपनी मौत को दावत दी है। मैं तुझे किसी नहीं छोड़ूंगी। और अचानक से यक्षिणी का शरीर विकृत होने लगा। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई, उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए, उसके हाथों की उंगलियां नुकीले पंजों में बदल गई और उसके चेहरे पर एक पिशाचनी जैसी विकृत हंसी उभर आई। वो डरावने तरीके से हंस रही थी। उसकी डरावनी हंसी से पूरा जंगल खौफ के आगोश में समा गया। हवा बवंडर की तरह चलने लगी। नदी की लहरें उग्र हो गई। पूरा जंगल भयावह शोर से भर गया। कपाला ने जल्दी से अपने थैले से हड्डियों का चूर्ण निकालकर उसे हवा में फेंका और एक तेज मंत्र पढ़ा, नमः चामुंडाय कपालिनी स्वाहा। यक्षिणी जोर से चीखी। चारों ओर बिजली चमक उठी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, कपाला। उसकी आवाज अब भयंकर रूप ले चुकी थी। यक्षिणी के भयानक रूप को देखकर कपाला की रूह कांप उठी। उसने अपने सारे तांत्रिक ज्ञान और सिद्धियों का उपयोग किया, लेकिन वह जानता था कि यक्षिणी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वो उसके मंत्रों को अपनी हंसी में उड़ाती हुई आगे बढ़ती रही। कपाला के मंत्रों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और उसके लहराते बालों से भयंकर ऊर्जा निकल रही थी। आज तू भी मेरी भूख का शिकार बनेगा, कपाला। यक्षिणी की आवाज अब किसी दानवी शक्ति की तरह गूंज रही थी। कपाला ने तेजी से अपने हाथ में रखे काले धागे को तोड़ा और कुछ राख फेंककर जमीन पर कूद पड़ा। उसके पैर कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और वहां से भाग निकला। उसके पीछे भयंकर अट्टहास गूंजता रहा, लेकिन किसी तरह वो जान बचाने में कामयाब रहा। अब कहानी शहर की ओर मुड़ती है, जहां 3 इंजीनियरिंग के छात्र, जिनके नाम राज, विशाल और करण थे, वो तीनों अपनी जिंदगी जी रहे थे। तीनों पढ़ाई में होशियार थे, लेकिन उनमें से राज सबसे अधिक बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। विशाल हंसमुख और मजाकिया था, जबकि करण एडवेंचर का शौकीन था। उनकी जिंदगी शानदार चल रही थी। पार्टी, पढ़ाई, लड़कियों से दोस्ती, हर चीज में वे आगे थे। लेकिन उनमें एक चीज कॉमन थी, उनका घूमने का शौक। एक दिन तीनों ने एक नए एडवेंचर की योजना बनाई। विशाल कहता है, चलो इस बार किसी अनजानी जगह चलते हैं, जिंदगी में कुछ रोमांचक होना चाहिए। करण कहता है, हाँ,
पर ऐसी जगह जहां कुछ रहस्य भी हो, और वो जगह कुछ डरावनी भी होनी चाहिए ताकि मजा आ जाए। राज, जो हमेशा गंभीर स्वभाव का था, मुस्कुराते हुए बोला, मैंने सुना है शहर से कुछ दूर एक गांव है जहां लोग जंगल में जाने से डरते हैं। विशाल हंसते हुए कहता है, तो वही चलते हैं, गांव वालों के डर को तोड़ते हैं। तीनों ने हंसते हुए अपना सामान पैक किया और सफर पर निकल पड़े। गांव में पहुंचते ही तीनों ने देखा कि वहां के लोग बहुत डरे हुए थे। सूरज ढलते ही गांव वीरान हो जाता, जैसे वहां कोई अनहोनी घटने वाली हो। जब उन्होंने गांव वालों से जंगल में कैंपिंग करने की बात की तो सभी ने मना कर दिया। गांव का मुखिया उन तीनों के पास आया और उनसे कहा, तुम तीनों शहर के लड़के हो, हमारी बात मजाक समझोगे, पर यह जगह सुरक्षित नहीं है। जंगल में एक बला रहती है जो रात को शिकार ढूंढती है। विशाल और करण हंस पड़े, लेकिन राज ने ध्यान से उनकी बात सुनी। करण, बाबा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। गांव के एक बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, पर यह भूत नहीं, यक्षिणी है। तीनों को यह सब एक कहानी जैसा लगा। रात होने से पहले वे जंगल में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात कपाला से हुई, जो अब पूरी तरह बदहवास और थका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े फटे थे, आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर गहरी चोटों के निशान थे। कपाला, तुम लोग यहां क्यों आए हो? विशाल मुस्कुराते हुए, बस घूमने आए हैं बाबा। कपाला गंभीर स्वर में, अगर जान की सलामती चाहते हो तो रात होने से पहले यहां से चले जाओ, ये जंगल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। राज उसकी बात को गौर से सुन रहा था, लेकिन करण और विशाल ने इसे मजाक समझा। करण हंसते हुए, बाबा, आप तांत्रिक लोग हमेशा अजीब बातें करते हो। हम कोई बच्चे नहीं हैं जो इन कहानियों से डर जाए। राज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके मन में हल्का शक था। पर तीनों ने, करण और विशाल ने कपाला का खूब मजाक बनाया, उसे पाखंडी और ना जाने क्या क्या कहा। तीनों ने कपाला की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो तीनों जंगल के अंधेरे वाले हिस्से में चले गए। तीनों ने जंगल के बीचों बीच कैंप लगाया। रात गहरी होने लगी, चांद बादलों के पीछे छिप गया। सन्नाटे में सिर्फ जंगली कीड़ों की आवाजें आ रही थी। राज अपने टेंट में था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक से उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज थी छन्न छन्न छन। राज ने सुना कि वो किसी के घुंघरुओं की मध्यम आवाज थी। वो चौकन्ना हो गया। ये आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि ये किसी नृत्य करने वाली स्त्री की चाल हो, जो मदमस्त होकर नाच रही हो। छन्न छन, छन्न छन। अब आवाज तेज हो रही थी। राज ने टेंट की जिप खोली और बाहर देखा। उसने देखा एक लड़की जंगल में भाग रही थी और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। राज की आंखें चौड़ी हो गई। लड़की सफेद और लाल कपड़ों में थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती, जैसे कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। राज बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा। रुको, उसने जोर से आवाज दी। पीछा करने वाले लोग अचानक से दौड़ते दौड़ते रुक गए और राज की तरफ देखने लगे। राज ने पत्थर उठाए और उनकी तरफ मारने के लिए फेंके, जिससे वो लोग वहां से भाग गए। लड़की भी वहीं रुक गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। राज धीरे धीरे उसके पास गया। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। राज ने लड़की की ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अद्भुत जादू था जो किसी को भी अपने वश में कर ले। मेरा नाम मोहिनी है, लड़की ने कहा। ये लोग मुझे जबरदस्ती अपने सरदार की पत्नी बनाना चाहते थे। राज उसकी बात सुनते ही उस पर मोहित हो गया। उसकी आंखों में सम्मोहन था और आवाज में अजीब सा खिंचाव।
इसी बीच विशाल और करण भी जाग गए और वहां आ गए। विशाल ने कहा, क्या हुआ राज? राज अब भी मोहिनी को एकटक देख रहा था। करण ने कहा, भाई तू ठीक है? लेकिन राज अब पूरी तरह मोहिनी के आकर्षण में फंस चुका था। धीरे धीरे सूरज निकलने लग रहा था। चारों बैठकर बातें करने लग रहे थे ताकि मोहिनी का डर कुछ खत्म हो सके। सुबह की पहली किरणों के साथ जब हल्की ठंडक अभी भी वातावरण में थी, चारों जंगल में से अपने सामान को बांधा और गांव वाले रास्ते की तरफ निकलने लगे। राज के दिल में मोहिनी के लिए एक अजीब सा लगाव हो गया था। मोहिनी की हर अदा उसे सम्मोहित कर रही थी। उसकी गहरी, काजल से सजी आंखें, लहराते हुए बाल और मधुर मुस्कान। राज को ऐसा लग रहा था जैसे वो मोहिनी के बिना अधूरा है। जब उसने मोहिनी से पूछा कि अब वो कहाँ जाएगी, तो उसने कोमल स्वर में कहा, क्या आप मुझे अपने साथ नहीं रख सकते? मैं शहर में कोई भी काम कर लूंगी, लेकिन अकेली नहीं रह सकती। राज को इस सुझाव में कोई परेशानी नहीं दिखी। उसने अपनी ओर से उसकी सुरक्षा का वचन दिया और उसे अपने पास वाले रूम में ठहराया। विशाल और करण को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन राज की खुशी के लिए वे चुप रहे। राज और मोहिनी के बीच रिश्ता गहराने लगा। दोनों साथ में घूमने लगे, शहर की गलियों में हाथों में हाथ डालकर चलते। राज जब भी मोहिनी को देखता, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। मोहिनी के होठों पर जब हल्की मुस्कान खेलती, तो वो जैसे किसी और ही दुनिया में खो जाता। मोहिनी, राज, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? राज मुस्कुराकर, हाँ मोहिनी, तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मोहिनी उसकी आंखों में देखती और राज को उसमें एक गहरा आकर्षण दिखता, जैसे वो उसकी आत्मा तक को पढ़ रही हो। लेकिन जैसे जैसे मोहिनी राज के जीवन में आई, शहर में अजीब मौतें होने लगी। हर रात कोई न कोई रहस्यमयी तरीके से मारा जाता। शव हमेशा एक ही तरह मिलते, बिल्कुल नंगे, शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान और चेहरा भय से विकृत। शहर की पुलिस भी इन हत्याओं का कारण समझ नहीं पा रही थी। लोग धीरे धीरे घरों में दुबकने लगे, लेकिन राज इन सब घटनाओं से बेखबर मोहिनी के प्यार में डूबता जा रहा था। एक रात की बात है, मोहिनी राज के कमरे से बाहर आई और सीधे विशाल के कमरे की ओर बढ़ी। विशाल अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कमरे में कोई आया है। दरवाजे के पास मोहिनी खड़ी थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और मोहिनी की आंखों में अजीब चमक थी। उसके होठों पर एक मोहक मुस्कान थी और वो धीरे धीरे विशाल की ओर बढ़ी। विशाल, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा। विशाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आवाज में कोई जादू हो। उसकी आंखें मोहिनी की आंखों में बस गई। मैं नहीं जानता, पर तुम बहुत खूबसूरत हो, विशाल ने घबराते हुए कहा। मोहिनी मुस्कुराई और उसके कंधे पर हाथ रखा। विशाल को लगा जैसे वो किसी अज्ञात शक्ति के प्रभाव में आ गया हो। वो मदहोश होता गया। मोहिनी उसके पास आई, उसके बालों में उंगलियां फिराई, उसके चेहरे को अपनी नर्म हथेलियों में लिया। फिर उसने उसके होठों पर हल्का स्पर्श किया। विशाल अब पूरी तरह उसके वश में था। वो दोनों निर्वस्त्र हो चुके थे और एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह समा चुके थे। जैसे ही विशाल ने मोहिनी को अपनी बाहों में लिया, उसका शरीर अचानक ठंडा पड़ गया। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि मोहिनी की आंखें लाल हो चुकी थी। उसके नाखून बढ़ने लगे थे। चेहरे पर भद्दी और खौफनाक हंसी आ गई थी और उसकी सुकोमल त्वचा अचानक डरावनी हो गई थी। विशाल की आंखों में घबराहट साफ देखी जा सकती थी। वो डर से कांपने लग गया था। तुम कौन हो?
मोहिनी ने जोर से ठहाका लगाया। मैं वो हूं जिससे कोई बच नहीं सकता। मैं यक्षिणी तेरी मौत हूं। और अगले ही क्षण विशाल की चीखों ने पूरे घर को हिला दिया। सुबह जब राज और करण जागे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन विशाल ने कोई जवाब नहीं दिया। दरवाजा अंदर से बंद था। करण ने जोर लगाकर दरवाजा तोड़ा और अंदर का दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ गए। विशाल की लाश नग्न अवस्था में पड़ी थी। शरीर पर जगह जगह गहरे नाखूनों के घाव थे। उसका चेहरा भय से विकृत था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। करण जोर से चिल्लाया, हे भगवान, ये क्या हुआ? राज सन्न खड़ा रह गया। उसी समय मोहिनी उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक राक्षसी मुस्कान। रात का अंधकार अपने चरम पर था। ठंडी हवा शहर की गलियों में सिहरन फैला रही थी। करण अपने कमरे में अकेला बैठा था। विशाल की मौत के बाद वो काफी परेशान था, लेकिन उसने खुद को समझा लिया था कि शायद ये किसी जानवर का हमला होगा। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। करण ने धीरे से दरवाजा खोला। मोहिनी वहां खड़ी थी, पहले से भी ज्यादा आकर्षक, पहले से भी ज्यादा मोहक। उसके बालों से मोगरे की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उसकी आंखों में गहराई थी, एक अजीब सी खिंचाव था। करण, उसका स्वर मखमली था, जैसे कानों में शहद घोल रहा हो। करण ने उसकी आंखों में देखा और उसकी चेतना धीरे धीरे खोने लगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुमसे प्यार करती हूं, मोहिनी ने उसकी बाहों में सिर रखते हुए कहा। करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका शरीर गर्म होने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। मोहिनी, मैं भी तुम्हें चाहता हूं। करण ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ और उसके होठों को अपने होठों से महसूस किया। उस रात करण मोहिनी के प्रेम जाल में पूरी तरह से डूब गया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। करण को महसूस हुआ कि मोहिनी की पकड़ कसी जा रही है। उसकी मुलायम त्वचा अब खुरदुरी हो गई थी। उसके बाल अचानक हवा में उड़ने लगे और उसकी आंखें लाल हो गई। करण ने डरकर उसे धक्का दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मोहिनी अब पूरी तरह यक्षिणी बन चुकी थी। उसके लंबे नुकीले नाखून बाहर आ गए। उसके होठों के किनारे से रक्त टपकने लगा। उसका स्वर अब कोमल नहीं रहा, बल्कि कानफोड़ू और भयानक हो गया। आज तेरी मौत निश्चित है, करण चिल्लाया, पर मोहिनी ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। वो दर्द से कराह उठा, लेकिन मोहिनी ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने अपने लंबे नाखून उसकी छाती में घुसा दिए। करण की आंखों में असहनीय दर्द उभर आया। मुझे मत मारो, लेकिन मोहिनी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो धीरे धीरे उसकी छाती चीरने लगी। करण की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं। रक्त की धाराएं जमीन पर फैल गई। फिर उसने करण का दिल बाहर निकाला, गर्म, धड़कता हुआ दिल। राज रात के सन्नाटे में बेचैन था। उसे करण के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई दी। जब वो धीरे से कमरे के पास पहुंचा और दरवाजे के सुराग से अंदर झांका, तो जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गई। करण जमीन पर पड़ा था और मोहिनी, या कहें यक्षिणी, उसका दिल निकाल कर खा रही थी। रक्त से सना मोहिनी का चेहरा, जो पहले मोहक और कोमल था, अब राक्षसी बन चुका था। राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब गांव वाले सही कह रहे थे। उसके होंठ बुदबुदाए। मोहिनी ने धीरे से सिर उठाया और उसकी ओर देखा। वो हल्के से मुस्कुराई, एक शैतानी मुस्कान। राज, अब तुम्हारी बारी है। राज की आंखों में खौफ था। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था।
उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। वो बिना कुछ सोचे उल्टे कदमों से भागा। मोहिनी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन राज ने दरवाजा धक्का मारकर बंद कर दिया और दौड़ पड़ा। मुझे बचना होगा, मुझे किसी भी हाल में बचना होगा। राज के पास अब बस एक ही चारा था। राज के मन में खौफ समा चुका था। अब वो जान चुका था कि मोहिनी इंसान नहीं, बल्कि एक यक्षिणी थी। वो बिना देरी किए कपाला तांत्रिक के पास पहुंचा। कपाला एक काले चोगे में बैठा था। उसके चारों ओर राख के घेरे बने हुए थे। राज हाफता हुआ उसके पास पहुंचा। बाबा, मोहिनी एक यक्षिणी है, उसने मेरे दोस्तों को मार डाला। कपाला ने धीरे से आंखें खोली। तो तुमने देख लिया? राज ने जल्दी से पूछा। बाबा, ये क्या है? आखिर वो कौन है? कपाला ने एक गहरी सांस ली और कहा, कामेश्वरी यक्षिणी। ये नाम कभी सुना है? राज ने सिर नामे हिलाया। ये कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि शापित स्त्री है। राज की आंखें फैल गई। शापित? हां, हजारों साल पहले ये एक आम स्त्री थी, लेकिन इसे एक ऋषि का श्राप मिला था। इस श्राप के कारण ये अमर हो गई, परंतु ये अमरता इसके लिए एक सजा थी। कैसा श्राप? यक्षिणी को हमेशा जवान और खूबसूरत बने रहने के लिए पुरुषों के साथ संबंध बनाना पड़ता है, लेकिन ये उन्हें छोड़ नहीं सकती। इसलिए हर संबंध के बाद उसे उस पुरुष का दिल निकालकर खाना पड़ता है। राज का शरीर कांप उठा। मतलब वो सिर्फ प्रेम करने के लिए नहीं, बल्कि मारने के लिए आई थी। कपाला ने सिर हिलाया। हां, और मुझे लगता है कि तुम बच गए हो, क्योंकि तुमने अभी तक उसके साथ संबंध नहीं बनाए। राज की सांसें तेज हो गई। बाबा, उसे रोकने का कोई उपाय नहीं? कपाला की आंखें चमक उठीं। वो हल्के से हंसा। अगर उसे रोकने का उपाय होता तो क्या मैं उसे अब तक अपने बस में नहीं कर चुका होता? लेकिन मैं उसे अपने बस में किसी भी तरह से करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। राज, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं, पर तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। राज कहता है, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कपाला तांत्रिक की कुटिया के चारों ओर घना जंगल था। हवा में मोगरे और चंदन की गंध थी, परंतु वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी छाई थी। तांत्रिक ने अपने चारों ओर राख का एक बड़ा यंत्र मंडल बनाया और उसके भीतर राज को बैठा दिया। अब जो भी हो, इस घेर से बाहर मत निकलना, कपाला ने गंभीर स्वर में कहा। राज के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बाबा, क्या हम उसे हरा सकते हैं? कपाला ने आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे अपनी माला जपने लगा। ओम ए हरिक्ली यक्षिण्य स्वाहा। हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ों की शाखाएं झंझना उठीं। जंगली जानवरों की आवाजें अचानक थम गई, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति की आहट सुन रहे हों। राज के शरीर में ठंडक दौड़ गई। तभी चारों ओर एक अजीब सी झन्नाहट गूंज उठी। राज ने कांपते हुए नजरें उठाई। एक काले धुएं के साथ मोहिनी प्रकट हुई, परंतु ये वो मोहिनी नहीं थी जिसे उसने प्यार किया था। ये अब पूरी तरह से यक्षिणी बन चुकी थी। उसकी लाल आंखों में दहकते अंगारों की चमक थी। उसका चेहरा सुंदर था, परंतु उसकी मुस्कान में क्रूरता थी। उसके लंबे नाखून चमक रहे थे, मानो किसी को चीरने के लिए तैयार हो। राज, क्या तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो? उसकी आवाज किसी घंटी की तरह मधुर थी, परंतु उसमें मौत की कंपकंपी थी। राज की सांसें तेज हो गई। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता, मोहिनी। यक्षिणी खिलखिलाई। मरते हुए? ओ राज, मेरे प्रेमी, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, बल्कि तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए रखूंगी। उसकी आंखों से लाल धुएं की लकीरें निकलने लगी।
परंतु इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, कपाला तांत्रिक ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। तांत्रिक और यक्षिणी की भयानक लड़ाई। कपाला ने अपनी कमर से एक चाकू निकाला और उसे अपने ही हाथ पर चला दिया। रक्त की बूंदें जलते यंत्र मंडल पर टपक पड़ी। अग्निदेव, तुम्हारे आह्वान से इसे नष्ट करने की शक्ति प्रदान करो। यंत्र मंडल अचानक प्रज्वलित हो उठा। एक नीली आग की लपटें उठीं। यक्षिणी जोर से चीखी, कपाला, तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसकी काली परछाई हवा में लहराने लगी। उसने अपने हाथ उठाए और कपाला की तरफ तेज हवा का एक झोंका भेजा। कपाला लड़खड़ा गया, लेकिन उसने जल्दी से अपनी तांत्रिक गदा उठाई और उसे यक्षिणी की ओर घुमाया। त्रिनेत्र जागरे, गदा से तेज रोशनी निकली और यक्षिणी की ओर बढ़ी, परंतु यक्षिणी क्रूरता से मुस्कुराई। उसने अपनी उंगलियां आपस में चटकाई और अचानक ही पूरी जगह अंधकार में डूब गई। अब सिर्फ उसकी लाल आंखें दिख रही थी। कपाला, क्या तुम वाकई सोचते हो कि मुझे ये मंत्र और हवन रोक सकते हैं? मेरा श्राप ही मेरी ताकत है। और तभी उसने बिजली की गति से छलांग लगाई। सीधे कपाला तांत्रिक के सीने पर बैठ गई। आह! कपाला की चीख जंगल में गूंज उठी। यक्षिणी के नुकीले पंजे उसके सीने में धंस चुके थे। राज की आंखों के सामने कपाला का खून बहने लगा, परंतु मरने से पहले कपाला ने अपनी कांपती उंगलियों से एक ताबीज निकाला और राज की ओर उछाल दिया। राज, भागो! ताबीज गिरते ही यक्षिणी एकदम ठहर गई। उसके कदम वही जाम हो गए। नहीं, ये नहीं हो सकता, यक्षिणी ने चीखते हुए कहा। कपाला ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, अब तुम्हारी शक्ति इस जंगल तक सीमित रहेगी। तुम शहर नहीं जा पाओगी। यक्षिणी ने क्रोध में दहाड़ लगाई। नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राज ने बिना एक पल गवाए ताबीज को पकड़ लिया और पूरी ताकत से जंगल के बाहर भागने लगा। उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चटक रही थी। पीछे से यक्षिणी की भयानक चीखें आ रही थी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। कपाला की आत्मा ने अपनी आखिरी कोशिश से उसे जंगल के दायरे में बांध दिया था। राज भागते भागते सड़क तक पहुंचा और वहीं गिर पड़ा। वो जीवित था, परंतु अब वो जान चुका था कि मोहिनी एक श्रापित यक्षिणी थी और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राज जंगल से बाहर निकल चुका था, लेकिन उसके कानों में अभी भी कपाला की चीखें गूंज रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी। वो सड़क किनारे हाफते हुए गिर पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ उसके धड़कते दिल की आवाज थी और दूर से आती रात की हल्की सिसकियां। सब खत्म हो गया, उसने खुद से कहा। पर क्या वाकई? मेरी अधूरी मोहब्बत, मेरी अधूरी जिंदगी। राज अब शहर लौट आया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। विशाल और करण की मौतें उसके दिल पर गहरा घाव दे गई थी। अब वो अकेला था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। वो बस अपने कमरे में बैठा मोहिनी की यादों में डूबा रहता। हर रात उसे ऐसा लगता कि कोई उसके दरवाजे के बाहर खड़ा है, कोई जिसे वो देख नहीं सकता था पर महसूस कर सकता था। वो बालकनी में बैठकर चांद की तरफ देखता और सोचता, क्या वो भी मुझे याद करती होगी? पर उसे जवाब देने कोई नहीं था। खामोशियों में गूंजती यक्षिणी की पुकार। उस रात जब राज ने पहली बार मोहिनी को देखा था, उसकी हथेलियों की गर्माहट, उसकी मधुर हंसी, उसकी गहरी आंखें, क्या वह सब झूठ था? या क्या मोहिनी के दिल में सच में उसके लिए प्यार था? ये सवाल उसे पागल कर रहा था। एक रात जब वो अपने कमरे में बैठा था, हवा अचानक भारी हो गई। सामने रखे शीशे में कुछ हिलता हुआ सा दिखा।
उसने ध्यान से देखा। मोहिनी, वही चेहरा, वही काजल भरी आंखें, वही अधूरी हंसी, पर यह कोई भ्रम नहीं था। राज, मोहिनी की आवाज धीमी और मधुर थी। तुम मुझे भूल गए? राज का दिल धड़क उठा। तुम यहां कैसे? मोहिनी मुस्कुराई। मैं तुम्हें लेने आई हूं। और अगले ही पल राज के चारों ओर काली धुंध लिपटने लगी। उसकी आंखें भारी होने लगी, उसके होंठ नीले पड़ गए। मोहिनी ने धीरे से उसके चेहरे को छुआ और फुसफुसाई, अब हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। मैं यक्षिणी तेरी मौत। और सुबह का उजाला, पर राज नहीं था। उसका कमरा खाली था, उसका बिस्तर ठंडा था, पर उसकी बालकनी में हवा में बस एक मीठी खुशबू तैर रही थी। मोहिनी की खुशबू। क्या यक्षिणी वापस लौट आई है? जानने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट, जो और भी ज्यादा खौफनाक है। कहानी आगे जारी रहेगी।